तो टुडे विल डिस्कस विद प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जिसको आप शॉर्टली में कह सकते हैं पीओएसी। ठीक है, पीओएसी आपकी बिल्कुल एक इजी कंसेप्ट है और बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूजफुल होती है। पीओएसी के हेल्प से आप जो है कोई भी आपको मान लो इक्वेशन नहीं पता हो, ठीक है, तो भी आप उस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और रिएक्शन भले कितने स्टेप्स में क्यों ना हो रही हो, लेकिन इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो मैटर है दैट शुड बी कंजर्व। मैटर जो है आपका पूरा का पूरा वो कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, तो मैटर जब आपका कंजर्व रहता है तो आप जो हो पीओएसी की कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो जो सब्सटेंस जिस पे भी आप पीओएसी लगा रहे हैं वो आपका एक एलिमेंट से मतलब कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, पूरी रिएक्शन में। तो पीओएसी की हेल्प की अपनी लिमिटेशंस भी हैं, जैसे हम इसको लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चंस में ला सकते हैं, परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चंस में ला सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है मैटर कंजर्व नहीं। तो पीओएसी की आपको जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा एक्यूरेटली यूज करना होता है, और लास्ट में हम लोग पीओएसी पर आपको लेक्चर नोट्स भी देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप थोड़ा सा आराम से इजिली चीजों को कॉपी कर सकें, क्योंकि ये बुक्स वगैरह में अक्सर दी नहीं होती। तो पीओएसी जो है आपकी, इसमें आपका जैसे डाल्टन्स वगैरह की कंसेप्ट है कि भाई मैटर है तो वो कंजर्व रहता है, जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वही प्रोडक्ट्स का मास होगा। तो जो रिएक्टेंट्स में एटम्स होंगे वही प्रोडक्ट्स में होंगे, जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में होंगे उतने प्रोडक्ट्स में होंगे। ठीक है ना, तो आपके जो है इस कंसेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके मान लीजिए रिएक्टेंट्स में उनसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ मोल एटम्स यहां होंगे वही नंबर ऑफ मोल्स एटम यहां होंगे। दोनों साइड नंबर ऑफ मोल एटम्स सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स एटम्स सेम होंगे। जैसे मान लीजिए, और इसमें आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करनी जरूरी नहीं होती है। तो जैसे मान लीजिए आपकी एक रिएक्शन है KClO3 चेंजेस टू KCl प्लस O2। ठीक है, एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट्स भी लेंगे। तो यहां पर जितने मोल एटम आपके ऑक्सीजन के ले लो, चाहे आप इसके ले लो, किसी भी एटम पर अप्लाई कर लेते हैं। मान लो ऑक्सीजन पर हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई यहाँ पर कितनी आपके ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, कि आपने जो है मान लीजिए यहाँ पर 100 ग्राम ले लिया। ठीक, तो जितने मोल एटम्स यहाँ पर ऑक्सीजन के होंगे उतने मोल एटम्स वहां पर भी ऑक्सीजन होंगे। इस बात को हम कंजर्व ध्यान रखेंगे। तो यहां पर लिख सकते हो आप नंबर ऑफ मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2। ठीक है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं कि भाई यहां पर नंबर ऑफ मोल एटम्स कितने होंगे, आपका एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने एटम है 3। ठीक है, तो जितने आपके यहां पर इसके मोल्स होंगे उसमें 3 टाइम्स मोल एटम्स ऑक्सीजन के होंगे यहाँ पे। तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। यहां पर ऑक्सीजन में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 3 इंटू मास ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3, that is equals to 2 into mass of oxygen divided by molecular mass of oxygen। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनमें रिलेशंस निकाल लेते हैं, जो हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से करते थे वही इसमें कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे यार इसका फायदा क्या है, पढ़ने का सीखने का फायदा है। जैसे आप ऑर्गेनिक एनालिसिस करेंगे, उसमें आपको भले मेथड ना पता हो,
कुछ भी नहीं पता हो, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और जब आप उनको मोल कंसेप्ट से करेंगे तो उनमें करने में आपका काफी टाइम लगेगा, जिनको हम 1 बाय 1 अभी क्वेश्चंस में आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगी। तो पीओएसी आपकी एक अच्छी कंसेप्ट है जो आपको क्वेश्चंस करने में इजीली हेल्प करेगी। तो आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन KHC, KH3, C2O4 O4 whole twice into twice H2O, ठीक है। रेंज इसका मास कितना है आपका 254 ग्राम इज कन्वर्टेड इनटू CO2। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। तो मतलब ये है कि यहाँ की जो कार्बन है वो सारी CO2 में कन्वर्ट हो रही, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो इस पर लेकिन ये बात है कि भाई कार्बन जितना यहां था उतना ही यहां था, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन KH3 C2O4 whole twice into twice H2O is equals to number of mole atoms of carbon in, ठीक है। तो ये आपका बेसिक लॉजिक हमारा तैयार हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KH3 C2O4 कि आपकी होल ट्वाइस इंटू ट्वाइस H2। इसको लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि यहां पर एक ही CO2 में एक कार्बन एटम है और यहां पर जो आपके 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में। सो इसको आप मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कर दें 4 इंटू मास ऑफ KH3 C2O4 whole twice into twice H2O divided by molecular mass of KH3 C2O4 whole twice into 2H2 is equals to mass of CO2 divided by molecular mass of CO2, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप जोड़ लेंगे, पोटेशियम का 39 होता है प्लस 3 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 इंटू 18, ठीक है। CO2 का कितना होता है आपका 44 और इसके मास को मान लिया आपने x और इसका मास आपको गिवन है 254। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 4 इंटू 254 और इन सबको कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी इक्वल्स टू 254। मास मान लिया x डिवाइडेड बाय 44, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 176 ग्राम। तो आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड 176 ग्राम प्रोड्यूस होगी। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 0.252 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव ऑन कंप्लीट कंबशन 0.22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.135 ग्राम ऑफ वाटर। 0.252 ग्राम ऑफ सेम कंपाउंड गिव 0.7175 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है और हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, ठीक है। और इनका जो एनालिसिस करते हैं हम कार्बन और हाइड्रोजन का तो हम लीविंग मेथड से करते हैं और क्लोरीन का आपका केरियस मेथड से करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये हमारे को बात पता चल रही है कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास कितना है 0.252 ग्राम और आपकी जो CO2 प्रोड्यूस हुई है
that is equals to 0.225 gram and H2O is equals to 0.135. ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी कार्बन था दैट वुड बी क्लियर। ठीक है, तो इसमें आपका कार्बन कितना है, दोनों सब में आपके जो इनके मोल एटम कार्बन के होंगे, और चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो चाहे CO2 में हो, सब सेम होंगे, ऐसे हाइड्रोजन के भी सेम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल एटम्स ऑफ कार्बन इन CO2 इज इक्वल टू आपका मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 12 इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी इक्वल होगी। तो इसमें नंबर ऑफ मोल एटम्स कितने होंगे, 0.22 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आपका क्या कर दिया हमने 44 इज इक्वल टू मास मान लिया हमने x डिवाइड बाय 12। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0.22 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, ये आपको कार्बन कहां से मिला है, फ्रॉम दिस मास से। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी आपकी 0.22 इंटू 12 डिवाइड बाय 44, मास ऑफ कार्बन हो गया, डिवाइडेड बाय क्या करें मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी परसेंटेज निकल जाएगी जो आपकी आएगी 23.8%। ठीक, इसी तरीके से आप परसेंटेज ऑफ आपका वाटर निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे। तो आपका जो नंबर ऑफ मोल एटम्स हाइड्रोजन के हैं, मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल एटम्स कितने हो जाएंगे, एक में 2 होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 इंटू 0.135 डिवाइडेड बाय आपका 18 इजिकल्स टू मान लिया ये आपका y अपॉन 1 आ गया। तो y इजिकल्स टू आ जाएगा आपका 2 इंटू 0.135 और डिवाइड बाय 18। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये सारा आपका कहां से आया, इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.135 डिवाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 0.252 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 5.95%। इसी तरीके से हम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन को भी निकाल सकते हैं। तो आपका जो AgCl मिला था हमारे को कितना मिला था 0.7175। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू आपका जो मोल एटम्स होंगे दोनों साइड वो सेम होंगे। तो ये 35.5 डिवाइडेड बाय 108 प्लस 35.5 इंटू 0.7175 डिवाइडेड बाय आपका 0.252 इंटू 100। तो दैट वुड बी इक्वल टू 70.43%। तो आपका जो है आपके पास जो परसेंटेज आ गई, तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालना बिल्कुल इजी खेल है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन लिख लिया, देन वी पुट इट परसेंटेज। सो कार्बन की 23.8, हाइड्रोजन की 5.95 एंड क्लोरीन की 70.43। देन एटॉमिक मासेस, दिस इज 12, this is 1, this is 35.5. Percentage divided by atomic mass, that is equals to 2, 5.95 डिवाइड बाय 1, लगभग 6 का अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं उसको,
70.43 divided by 35.5, that is approximate 2. अब इसमें सिंपल रेशियो that is 2 डिवाइड मिनिमम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक, that is equals to 1, that is equals to 3, that is equals to 1. तो आपका इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3C। इसको आप यदि इंपेरिकल फार्मूला आपको निकालना समझ नहीं आए तो उसमें हमने एक लेक्चर और बना रखा है, तो उसको आप इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह पर, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें इनकी बेसिक कंसेप्ट जो हमने क्लियर कट समझा रखी है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हम ये, तो हमने पीओसी सॉल्व करे, यदि नॉर्मली ये फार्मूले हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसका कैसे लेंदी मेथड जो नॉर्मली पढ़ाया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। ये आपका जो है कि लीविंग मेथड होता है जिससे हम कार्बन एंड हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। तो इसमें जो है आपका हम क्रूसिबल में आपका सब्सटेंस रख लेते हैं, दिस इज क्रूसिबल। ये जो क्रूसिबल होती है एक चाइना डिश की होती है, स्मॉल कटोरी सी होती है। ये आपका copper gauge, this one is also your copper gauge, this is copper oxide, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड डाल लेते हैं और आपका जो ऑक्सीजन के साथ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को काफी स्ट्रांगली हीट करते हैं, उसके लिए फर्नेस हम लोगों ने रख ली है, ठीक है। फर्नेस है आपकी, तो फर्नेस से जो है आप यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो वो कार्बन और उसकी हाइड्रोजन अलग अलग हो जाती है। तो वो चाहे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, चाहे आपका CO से रिएक्ट करे, तो ये आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ट्वाइस लगा लो, और यहाँ पर ट्वाइस H ये आपका वाटर प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो CO2 और हाइड्रोजन उसका पूरा कंप्लीट कंबशन हो गया, बिल्कुल नहीं छोड़ते। उसके बाद ये आपका एनहाइड्रस CaCl2 है, ठीक है, और ये आपके क्या है, पोटाश बल्ब है, जिसमें आपका QH सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है और ये आपका CO2 को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो आपका जो है इन दोनों के मासेस से आप जो हो जो पहले का इसका मास है वो मेजर कर लेते हैं और बाद का जो मास है वो मेजर कर लेते हैं। उन दोनों डिफरेंस से आपको वाटर का मास पता लग जाता है। यहाँ पर भी आप पोटाश बल्ब का पहले भी मास मेजर कर लेते हैं, उसके बाद में मास मेजर कर लेते हैं, उसके बाद जिससे आपको CO2 का मास पता चल जाता है। तो आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं और यहाँ जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका भी हमारे पास मास होता है। तो 3 ऑब्जर्वेशन होते हैं। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसे आपने मान लिया W। मास ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू X। मास ऑफ H2O दैट इज इक्वल टू Y, ठीक है। तो इन 3 ऑब्जर्वेशंस की मदद से हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आप जानते हैं कि भाई जो CO2 है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 ग्राम, ठीक है। तो 44 ग्राम CO2 कंटेन्स कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। तो आपका 1 ग्राम में कितनी होगी, तो 1 ग्राम CO2 will contain carbon is equal to 12 by 44 and X ग्राम 12 by 44 into X। ये सब आपको जो CO2 आई वो आई कहां से, W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इट मीन्स W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड contains carbon is equal to 12 by 44 into X। तो आपका 1 ग्राम will contain 12 by 44 X divided by W and 100 gram that would be 12 divided by 44 into X by W into 100।
तो आपका फार्मूला क्या बन जाता है परसेंटेज ऑफ कार्बन का 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये आपका फार्मूला तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश कीजिए, जो हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, अब आप जो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको वाटर का मास पता होगा ना, तो H2O इट मींस 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 18 ग्राम ऑफ वाटर सॉरी contains hydrogen is equal to 2 gram, so 1 gram will contain 2/18, then आपका जो है y gram will contain 2/18 into y, और ये सारी जो है आपकी कहां से आई है हाइड्रोजन जो है कहां से आई है W ग्राम, यहीं से आई है आपकी H। तो इसका मतलब ये है कि W ग्राम of organic compound contains hydrogen is equals to 2/18 into y। ठीक है, तो 1 ग्राम will contain 2/18 into y by w, 100 will contain 2/18 into y by w into 100। सो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2/18 into मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक है ना, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आपकी परसेंटेज जो है हाइड्रोजन की आ जाएगी। सो हैलोजेंस की, सल्फर की, फास्फोरस के एस्टिमेशन में हम लोग नॉर्मली जो है ये केरियस ट्यूब यूज करते हैं। दिस वन इज फर्नेस। ठीक है, फर्नेस में आपका काफी हाई टेम्परेचर हो जाता है, ये आयरन की ट्यूब होती है और ये आपकी केरियस ट्यूब होती है। इसके अंदर आप टेस्ट ट्यूब वगैरह में ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लेते हैं और HNO3 प्लस AgNO3 मिला देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक, तो इसमें जो है आप काफी हाई टेम्परेचर कर देते हैं, तो जो हैलोजन होती है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, ये आपका AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट बना देती है। या X है, जनरल आपका ब्रोमीन या और आयोडीन भी हो सकता है या क्लोरीन भी। ठीक है, ये आपका AgNO3 के साथ रिएक्ट करके आपका जो है AgCl का प्रेसिपिटेट बना देती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम काफी स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो आपका जो है ये आपका HNO3 के साथ रिएक्ट करके HCl और ये HX में कन्वर्ट हो जाता है, जो इससे प्रेसिपिटेट आउट रहता है। तो हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन होते हैं नॉर्मली, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज इक्वल टू W ग्राम। तो मान लीजिए यहां पर हमारे पास क्लोरीन थी, तो यहां पर AgCl आपका था X ग्राम। ठीक है, तो 108 प्लस 35.5 ग्राम of AgCl contains chlorine is equals to 35.5। ठीक है, तो 1 ग्राम of AgCl contains chlorine is equals to 35.5 divided by 143.5। इन दोनों सम करेंगे 143। तो X ग्राम of AgCl contains chlorine is equals to 35.5 into 143.5 into X।
ठीक है, ये आपकी कहां से आई है? क्लोरीन, W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो आई है। तो इट मीन्स W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड contains chlorine is equals to 35.5 divided by 143.5 into X. So 1 gram will contain 35.5 divided by 143.5 into X by W. So 100 gram will contain 35.5 divided by 143.5 into X by W into 100। ठीक है, तो आपका जो है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फार्मूला क्या बन जाएगा? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 डिवाइडेड बाय 108 प्लस 35.5 इंटू मास ऑफ आपका AgCl divided by mass of organic compound into 100। ठीक है, तो इसको आप और भी जनरलाइज कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ हैलोजन X is equals to atomic mass of X, ठीक है, divided by 108 प्लस एटॉमिक मास ऑफ आपका X, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय विथ मास ऑफ AgX डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनटू 100। ये आपका फार्मूला तैयार हो जाता है। तो पीओईसी से ये सब चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस करी थी। और इन सब से ये सब चीजें काफी लेंथी बैठती हैं, फार्मूला कभी हमें याद रहते हैं, कभी भूल जाते हैं। तो इसलिए पीओईसी आपके पास एक एक्स्ट्रा टूल है जिससे आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ 45.6 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू फर्स्ट HNO3 देन अमोनियम मॉलिब्डेट एंड इट प्रोड्यूस 37.54 ग्राम ऑफ अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। तो अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट का जो फार्मूला होता है आपका वो ये होता है NH4 होल थ्राइस PO4 इंटू 12MO3। ठीक है, तो ये जो MO है ये आपका क्या है, मॉलिब्डेट। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है आपका 96। ठीक है, तो जो भी आपकी फास्फोरस थी वो आपकी सारी की सारी इसमें कन्वर्ट हो गई और इसके कितने थे आपके 45.6 ऑफ ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप जब फास्फोरस का मास इसमें मेजर करते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट का मास, तो वो आपका 375.4 ग्राम आता है। तो आपका जो है फास्फोरस के जो मोल मास है, ठीक है, तो मास ऑफ फास्फोरस, ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय 31, तो फास्फोरस के मोल आइटम्स बन गए, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आइटम्स इन देयर हियर इसमें। तो ये आपका कितना जाएगा 37.4 डिवाइड बाय 1877। तो आपका इसको मान लिया आपने x, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 31 इंटू 375.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1877। तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस क्या हो जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मास ऑफ फास्फोरस डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100।
मास ऑफ फास्फोरस ये था आपका 31 इंटू 375.4 डिवाइड बाय 1877, ठीक है, इंटू आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 45.6 इंटू 100। तो इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 13.60%। तो 13.60% फास्फोरस इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका आंसर है।